चलो बेटा, जैसा कि हमने लिविंग डाइवर्सिटी में पहले ही पढ़ा है कि पूरी लिविंग डाइवर्सिटी को हम 5 किंगडम में अच्छे से बांट के क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। तो मोनेरा किंगडम हमने अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब हम कौन सा किंगडम डिटेल में डिस्कस करेंगे? प्रोटिस्टा किंगडम। और इसी चैप्टर में फंगी किंगडम को भी आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइनें दी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर प्लांट किंगडम को थर्ड चैप्टर में और एनिमल किंगडम को फोर्थ चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम को। तो जैसा कि हमने बताया था, मोनेरा किंगडम में तो भाई मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी भी अच्छी खासी पाई जाती है। तो उसके अलावा प्रोटिस्टा किंगडम में क्या है भाई? एक तो ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। दूसरा, प्रोटिस्टा किंगडम ऐसा है जिसमें अनडिफाइंड बाउंड्रीज है। यानी कि बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। इन सबकी बाउंड्रीज तो क्या है? डिफाइंड है सबकी। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम से ही आगे इवॉल्व होके फंगी किंगडम बना है, यहीं से इवॉल्व होके प्लांट किंगडम बना है, और प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व होके एनिमल किंगडम बना है। कैसे? हमने बताया था कि जो फंगी लाइक प्रोटिस्टा है, उन्हीं ने मल्टी सेलरिटी अटेन करके फंगी किंगडम को बना दिया, और जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा थे, उन्होंने मल्टी सेलुलर बन के इवोल्व होके प्लांट किंगडम बना दिया। और ऐसे ही एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ, उन्होंने भी इवोल्व होके मल्टी सेलुलर होके एनिमल किंगडम बना दिया। तो इस तरह से प्रोटिस्टा किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसकी अनडिफाइंड अनक्लियर बाउंड्रीज होंगी। और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इसमें भी अच्छी खासी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा किंगडम में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के साथ साथ जो अनडिफाइंड बाउंड्रीज कहाँ पे पाई जाती हैं? वो प्रोटिस्टा किंगडम में। अब क्योंकि ये पूरा घोच पोच बन जाता है इस किंगडम में, प्लांट जैसे भी प्रोटिस्टा होते हैं, एनिमल जैसे भी, फंगी जैसे भी, तो इस तरह से इसको हेट्रोजिनस हेट्रोजिनस ग्रुप भी बोला जाता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के जो है इसमें, प्लांट टाइप के भी, एनिमल टाइप के भी, फंगी टाइप के भी, या फिर जो है प्लांट एनिमल दोनों तरह के जो मिक्सअप टाइप के भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम अनडिफाइंड बाउंड्रीज वाला ग्रुप भी कह सकते हैं, और हेट्रोजिनस ग्रुप भी प्रोटिस्टा किंगडम को ही हम बोलते हैं। अब बात करते हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटिस्टा किंगडम को हम न्यूट्रिशन के बेस पे किस किस में बांटेंगे? कि कुछ प्रोटिस्टा तो ऐसे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। क्यों भाई प्लांट लाइक प्रोटिस्टा क्यों बोल रहा है इनको? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे, एक ग्रुप आएगा क्राइसोफाइट्स, मतलब इनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स, वो भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा ही है। और इन्हीं में हम कह सकते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में इनके अलावा और क्या हो सकती है? प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी, जैसे हमने बताया था क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वोलवॉक्स, ये सब प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी हैं। और इनको हम कहाँ रखेंगे? इनको रखते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में। क्यों? क्योंकि ये प्लांटों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, एनिमल की तरह।
उनको हम कहेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, या फिर इनके लिए एक बहुत अच्छी टर्म है प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल, यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट एनिमल्स के रिलेटिव है ये। प्रोटोजोआ क्या है? रिलेटेड विद फर्स्ट एनिमल्स। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इन प्रोटोजोआ में क्या क्या आएंगे भाई? प्रोटोजोआ में हम पढ़ेंगे जैसे अमीबॉइड ग्रुप में मिलेगा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किसमें आते हैं? या फिर प्लाज्मोडियम, ये सब किसमें आते हैं? प्रोटोजोआ में। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं फंगी लाइक प्रोटिस्टा, और ये थोड़े स्लाइमी होते हैं, मोल्ड इसलिए पाउडरी डिफरेंट कलर में मिलते हैं, तो मोल्ड्स बोलते हैं इनको। तो फंगी लाइक प्रोटिस्टा को बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फंगी की तरह सेप्रोट्रोफिक होते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा ऐसे भी पाए जाते हैं जो प्लांटों की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं और एनिमल की तरह दूसरों से भी खाना ले लेते हैं जब लाइट अवेलेबल नहीं है। जैसे डेड डिकेइंग मटेरियल से डिकम्पोजिशन करके भी ले सकते हैं, या और भी तरीके से। तो इनको हम बोल देते हैं मिक्जोट्रोफिक। मिक्जो यानी कि मिक्स टाइप का न्यूट्रिएंट लेने का तरीका होता है। तो मिक्जोट्रोफिक जो मोड शो करते हैं प्रोटिस्टा, उस ग्रुप को हम बोल देते हैं यूग्लिनोइड्स। और यूग्लिनोइड्स कैसे होते हैं? फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह भी कर लेते हैं। इसलिए कई बार बोल देते हैं कि यूग्लिनोइड्स ज्यादातर कैसे पाए जाते हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि फोटो ऑटोट्रोफिक भी और डिकम्पोजर टाइप के भी। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? मिक्जोट्रोफिक। अब इन्हीं को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो जैसा कि एनसीईआरटी में क्राइसोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, डाइनोफ्लैजलेट्स को, फिर हम जो है थोड़ा सा यूग्लिनोइड्स के बारे में भी जानेंगे, फिर हम जो है प्रोटोजोआ को अच्छे से क्लासिफाई करके डिस्कस करेंगे, और फाइनली स्लाइम मोड्स को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो प्लांटो जैसे प्रोटिस्टा हैं, ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? पानी पे फ्लोट करते हुए मिलते हैं। जैसे देखो बेटा, ध्यान देना, वाटर पे जो फ्लोट करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं प्लैंक्टोन्स, और जो पानी के अंदर तैरते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं, उनको बोलते हैं नेक्टोन्स। और बिल्कुल बॉटम में मिलते हैं उनको बोलते हैं, बिल्कुल तली में मिलते हैं उनको बोलते हैं बेंथोज। तो एक तो बेटा ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, फ्लोट करने वाले कोई भी हैं वो प्लैंकटन होते हैं, पानी पे ऊपर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, चाहे वो एक्टिवली या पैसिवली। यानी कि फ्लैजला वगैरह है उसकी मदद से अगर फ्लोट कर रहे हैं करंट, तो वो तो क्या है? एक्टिव फ्लोटिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही वाटर करंट के थ्रू इधर उधर जा रहे हैं, फ्लोट तो तब भी कर रहे हैं, तब वो पैसिवली। कहने का मतलब ये है कि फ्लोट करने वाले प्लैंक्टन्स हैं, पानी के अंदर मिलने वाले नेक्टोन्स होते हैं, और बिल्कुल कोई तालाब है या कोई समुंदर वगैरह उसकी तली में बॉटम में मिलने वाले बेंथोज होते हैं। जैसे हम फिश की बात करें, फिश तो कैसी होती हैं? नेक्टोन्स में आएंगी। हाँ, कुछ बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल तली में पाए जाते हैं, इतने ज्यादा प्रेशर पे भी डेफिनेटली वो आर्किया बैक्टीरिया ही होंगे, तो वो बेंथोज होंगे ज्यादातर। अगर आपसे एक बार निट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया ज्यादा कहाँ मिलेंगे, ऑफकोर्स बॉटम में मिलेंगे। डेड बॉडीज वहां पे जाके गिरती रहती हैं, डिकम्पोजिशन चलता रहता है, तो बेंथोज में हम। और इवन कुछ और भी एनिमल्स हैं जो बॉटम में पाए जाते हैं, वो बेंथोज होते हैं। और फ्लोट करने वाले प्लैंक्टन्स, तो हम ये कहेंगे कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं वो सारे, एक तो क्लियर है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटिस्टा, एक सेल वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक।
क्या कहलाएंगे? प्रोटिस्टा। और ये जितने भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं अक्सर ये पानी में मिलेंगे और बिल्कुल फ्लोट करते हुए मिलेंगे। तो ये लगभग क्या है? सारे प्लैंक्टोन्स हैं। अब ये प्लैंक्टोन क्या है? प्लांटों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं फाइटोप्लैंक्टोन। क्या बोल देंगे? फाइटोप्लैंक्टोन। ऐसे तो कुछ एनिमल भी होते हैं प्रोटिस्टा में, एनिमल जैसे प्रोटिस्टा भी होते हैं, वो भी पानी में मिलेंगे, वो भी एक सेल के हैं, तो वो भी अक्सर फ्लोट करते हैं। तो वो कहां पे मिलेंगे? जू प्लैंक्टोन्स में। तो यहां पे हम कहेंगे जो एनिमल है और पानी पे फ्लोट करते हैं वो क्या होते हैं? जू प्लैंक्टोन्स। तो वहां पे हम कह सकते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में से भी हो सकते हैं जू प्लैंक्टोन्स, और भी एनिमल्स हो सकते हैं जो फ्लोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं, वो ऑलमोस्ट सभी के सभी क्या है? पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। सारे ऑलमोस्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फाइटोप्लैंक्टोन्स को। और एनसीईआरटी में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में अच्छे से डिटेल बताई गई है गोल्डन एल्गी यानी कि क्राइसोफाइट्स के बारे में और डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। फिर आगे चल के यूग्लिनोइड्स के बारे में भी बताया गया है, और फिर प्रोटोजोआ को अच्छे से क्लासिफाई करके, और फाइनली स्लाइम मोल्ड्स को एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। तो इन्हीं को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में हम क्या पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स हमने बताया, यहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठे हैं। इनको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, और इनके अंदर हम डायटम्स को भी रखते हैं और डेस्मिड्स को भी रखते हैं। ये मेन एग्जांपल है, डायटम और डेस्मिड्स। इनकी खास बात क्या है भाई क्राइसोफाइट्स की? कि इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए तो होगा सब में, बाकी इसके अलावा क्लोरोफिल इनमें सी पाया जाता है, बी नहीं मिलता है। और और इनमें थोड़ा सा गोल्डन कलर या ब्राउनिश कलर आता है। वो किस वजह से आता है? एक अलग से पिगमेंट है फ्यूकोजेंथीन। ध्यान रहे, क्लोरोफिल की वजह से तो ग्रीन कलर आता है, तो लेकिन ग्रीन तो नहीं है, गोल्डन कलर रहता है। तो ज्यादातर इनमें ये कलर किस वजह से आता है? फ्यूकोजेंथीन पिगमेंट की वजह से। ऑफ कोर्स ये फाइटोप्लैंक्टोन्स हैं, और ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, इनमें पिगमेंट पाया जाता है। तो इनमें जो डायटम्स हैं वो आपको नदियों में, तालाबों में, समुद्री पानी में हर जगह पाया जाएगा। ज्यादातर फ्रेश वाटर में भी मिलता है, इवन पूरा ओशियन वाटर में भी ये पाया जाता है, वाटर सरफेस पे प्लैंक्टोन्स के तौर पे। तो चीफ प्रोड्यूसर के नाम से हम इनको जान सकते हैं। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी अर्थ पे चीफ प्रोड्यूसर किनको बोलते हैं? हम डायटम्स को। भरे पड़े हैं भाई, हमें पता है हमारी अर्थ का 70% पार्ट जो है ओशियन से कवर है, और ज्यादातर सरफेस पे डायटम्स मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि चीफ प्रोड्यूसर का काम हमारी अर्थ पे कौन करते हैं? डायटम्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस इनसे बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा ये हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, तो ये चीफ प्रोड्यूसर हैं, कोई डाउट नहीं है। अब इनके कुछ खास कैरेक्टर हैं। तो डायटम्स को जब हम देखेंगे तो इनकी जो सेल वॉल है बहुत ही खास है। सेल वॉल का जो पार्ट है वो इम्बेडेड ओवरलैपिंग पार्ट पाया जाता है, इसमें ओवरलैपिंग पाई जाती है। जैसे साबुन की साबुनदानी होती है ना, उसमें ओवरलैपिंग होती है। तो इनकी सेल वॉल की खास बात है कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल के कंपोनेंट ओवरलैप करते हैं। शॉप बॉक्स की तरह इसका शेप नजर आता है। और इसकी सेल वॉल तो टिपिकली तो ऑफ कोर्स सेलुलोज की होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका इनमें इंबेडेड होती है। सिलिका क्या होती है? जैसे मिट्टी है, हमारी मिट्टी में सिलिकॉन
ऑक्साइड पाया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसी से फिर हम शीशा बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं। तो वैसा ही सिलिकॉन एम्बेडेड होता है, तो ये बिल्कुल ग्लास की तरह चमकते हैं, ऐसा लगता है पूरी सेल वॉल इनकी सिलिका की बनी हुई है, सेलुलोज तो नजर ही नहीं आता है। तो वैसे तो सेल वॉल ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग टाइप की होती है, सेलुलोज की होती है, लेकिन नाम मात्र सेलुलोज है। बहुत ज्यादा इसमें इम्बेड हो जाता है, कवर हो जाता है किससे, सिलिका से, और इसलिए ये ग्लास की तरह चमकते हैं और बहुत ही सख्त सेल वॉल बन जाती है। इवन डायटम जब खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये समुद्र में तली में जाके ऐसे जमते रहते हैं, और इस तरह से मिट्टी की तरह ये बहुत सालों में वहां पे पूरी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं उसको। और ये डायटमेशियस अर्थ या डायटमेशियस सोइल, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये ग्रिटी होती है, खुरदरी होती है। तो ये अक्सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, उसको फिल्टर करने में बड़ा यूज होता है, इवन पॉलिशिंग करने में इसका यूज किया जाता है, बहुत खुरदरी होती है। और आपको पता है ये सिलिका डिपोजिशन की वजह से भी काफी जो है इसमें ग्रिटीनेस पाई जाती है, तो इसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इवन जो नोबल, एल्फ्रेड नोबल थे, उन्होंने इसी डायटमेशियस अर्थ यानी कि जो खुरदरी मिट्टी थी ये, जो डायटम की डेड पार्ट से बनी है, इसी में बारूद मिला के डायनामाइट्स बनाए थे और उसको पेटेंट किया था। और उसी पेटेंट को बहुत सारी कंपनियों को, मिलिट्रीज को ऐसे पेटेंट को बेचा, तो बहुत सारा पैसा आया। उसी पैसे के इंटरेस्ट से पूरी दुनिया में हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। वो कहीं ना कहीं इनकी डायटोमेशियस अर्थ या सोइल की मदद से ही उन्होंने ये डायनामाइट्स बनाए थे। वैसे भी इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है, डायटोमेशियस अर्थ का या सोइल का। डायटम की खास बात देखें तो एक तो इनकी सेल वॉल पे ध्यान देना है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग टाइप की होती है, और सिलिका का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें इनमें, तो फ्लैजला वगैरह नहीं पाए जाते, यानी कि ये फाइटोप्लैंक्टन तो होते हैं लेकिन फ्लोट करते हैं पैसिवली, एक्टिवली नहीं कहेंगे, एनर्जी खर्च नहीं, बस वाटर करंट जहां लेके जाएगा वहीं ये पहुंचते रहते हैं, तो पैसिव फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, लेकिन मेन पिगमेंट जिनसे ये कलर बनता है जनरली गोल्डन कलर, तो वो किसकी वजह से बनता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। और इनमें रिजर्व मटेरियल जो होता है या रिजर्व फूड, वो क्या पाया जाता है, ल्यूकोसिन। तो रिजर्व फूड जो होता है, जैसे प्लांटों में स्टार्च होता है, एनिमल में, या हमारे अंदर बैक्टीरिया में, फंगी में ग्लाइकोजन पाया जाता है, उसी तरह से इनमें भी रिजर्व फूड क्या होता है, ल्यूकोसिन मेनली पाया जाता है। इसके अलावा और भी स्टार्च स्पेशल टाइप के मिलते हैं, लेकिन मेन ये रिजर्व फूड पाया जाता है। क्राइस यहाँ पे क्राइसोफाइट ग्रुप में डायटम्स और डेस्मिड हम दोनों को रखते हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। और ये जो है फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है, और चीफ प्रोड्यूसर है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो चलो ये तो हो गई भाई क्राइसोफाइट ग्रुप। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, प्लांट लाइक पुटिस्टा में हम क्या पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैजलेट्स। अब जो डाइनोफ्लैजलेट्स है, इनमें खास बात क्या है, तो ये भी आप देखोगे इस तरह से इनमें फ्यूरो बनी होती है। तो इसमें जो है फ्लैजला पाए जाते हैं, एक वर्टिकल फ्लैजला होता है, और एक जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है ना, वहां पे फ्लैजला पाया जाता है। तो दो तरह के फ्लैजला पाए जाते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों अलग तरह के फ्लैजला है। एक जैसे अगर फ्लैजला होते हैं तो उनको बोलते हैं होमोडोंट, लेकिन ये तो क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, हेट्रो वर्ड यूज करेंगे, हेट्रोकोन्ट सॉरी।
तो यहाँ के जो फ्लैजला हैं डिफरेंट टाइप के हैं, एक वर्टिकल और दूसरे हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए ये हेट्रोकॉन टाइप के पाए जाते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजला डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऑफ कोर्स ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स है, वाटर पे फ्लोट करते हैं, और लेकिन एक्टिव फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ये अपनी एनर्जी खर्च करके फ्लैजला की मदद से मूवमेंट करते हैं। और इनमें अगर हम बात करें पिगमेंट, तो इनमें भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जो है कई कलर देखने को मिलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। जैसे वहां पे हमने क्राइसोफाइट में तो देखा था कि जनरली गोल्डन ब्राउनिश कलर मिलता है, बहुत ज्यादा गोल्डन एल्गी। लेकिन यहाँ पे रेड कलर में भी मिलते हैं, जो है ब्राउन कलर में भी मिलते हैं, येलोइश कलर में भी मिलते हैं, कई कलर में ये पाए जाते हैं। तो इनमें जेंथोफिल जैसा पिगमेंट भी पाया जाता है, जो अक्सर जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो पत्तों में जैसे येलो कलर के पत्ते हैं या फिर और कलर आ जाते हैं, रेडिश कलर आ जाता है कहीं पे, तो वो जेंथोफिल पिगमेंट है। तो अक्सर इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो पाए जाते हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से। इनमें एक खास कैरेक्टर पाया जाता है, वो क्या है कि कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। मतलब बायो का मतलब लिविंग, ल्यूमिनेसेंस का मतलब है लाइट इमिट करना। जैसे कोई बल्ब से लाइट इमिट होती है, वो तो कैसी प्रोसेस है, ल्यूमिनेसेंस। लेकिन अगर कोई जिंदा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट कर रहा है जैसे जुगनू, वो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है। तो ऐसा ही डायनोफ्लैजिलेट, सभी नहीं, कुछ, जैसे नोक्टिलुका। नोक्टिलुका जो है ये रात को लाइट इमिट करता है, और समुद्र के ये सरफेस पे पानी पे रहते हैं, तो दूर से मछुआरे अक्सर इसको ऐसा देखते हैं कि जैसे पानी समुद्र में आग लगी हुई है। वो इसको सी घोस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो भूत प्रेत से जोड़ते हैं इसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स और जो लाइट इमिट करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, और उसकी वजह से लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसको सी घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है कि समुद्री भूत कुछ नहीं है, ये है जो कुछ है, इसकी वजह से हो रहा है ऐसा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी डायनोफ्लैजिलेट्स है, गोनियोलैक्स जैसे, जो कैसा कलर देते हैं, रेड कलर इमिट करते हैं। तो अक्सर हमने बताया ये वाटर के सरफेस पे होते हैं। तो समुद्र में जो टाइड आता है, टाइड पे या लहर बन के आता है टाइड, तो उस लहर पे अक्सर ये गोनियोलैक्स जो है उस टाइड का रेड कलर शो करते हैं, और इसको हम कह देते हैं रेड टाइड। तो बेटा ध्यान देना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर क्वेश्चन आए रेड सी, तो रेड सी तो किसकी वजह से होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से। और वो हमने एल्गी भी बताई थी, ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम। वो तो रेड सी इस ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, पूरा समुद्र का पानी ही लाल हो गया, खून जैसा। ये क्या है कि एक टाइड, एक लहर आती हुई नजर आ रही है सरफेस पे, और वो हमें रेड कलर की दिख रही है, रेड टाइड नजर आ रहा है। तो रेड टाइड किस वजह से होता है, गोनियोलैक्स की वजह से, जो कि एक डायनोफ्लैजिलेट्स है। इवन ये गोनियोलैक्स क्या करता है, एक टॉक्सिक केमिकल भी रिलीज करता है, सेक्सी टॉक्सिन, एनसीईआरटी में पढ़ोगे आप, जो समुद्र में आसपास के एनिमल जैसे कोई फिश वगैरह है उनके लिए जो है टॉक्सिक होता है, वो उनकी जान ले लेता है। तो इस तरह से ये कुछ फेमस डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए जाने जाते हैं। और गोनियोलैक्स एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो रेड टाइड शो करता है। ध्यान रहे, रेड टाइड अलग चीज है और रेड सी अलग चीज है। रेड सी बनता है किस वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, और रेड टाइड किसकी वजह से बनता है, गोनियोलैक्स डायनोफ्लैजिलेट की वजह से। इसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट में और एक खास बात देखी गई है। अब तक आपने ये पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल,
प्रोकैरियोटिक सेल तो आपने ये पढ़ा है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें तो कोई ऑर्गनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली नहीं है, सीधा सर्कुलर डीएनए है। और यूकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली भी है और भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और उसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है अच्छे से। और हमने ये भी देखा है कि जो यहाँ पे यूकैरियोट का जो डीएनए है वो डीएनए पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव, सॉरी, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन यानी कि हिस्टोन इससे चिपका रहता है और इसको फोल्ड करने में मदद करता है। तो ऐसा ही फोल्डिंग तो यहाँ पे भी प्रोकैरियोट की सेल में भी होता है। तो यहाँ पे भी तो डीएनए कहीं ना कहीं किसी प्रोटीन के साथ फोल्ड होगा। तो यहाँ का जो प्रोटीन है, यहाँ का जो डीएनए है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन, लेकिन वो हिस्टोन नहीं है, पोलीअमाइन पाया जाता है। हिस्टोन की बजाय पोलीअमाइन, ये खास बात है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता डीएनए के साथ, पोलीअमाइन होता है। हाँ, यूकैरियोट के डीएनए के साथ पॉजिटिव चार्ज का कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसको फोल्डिंग में मदद करने वाला हिस्टोन। लेकिन डाइनोफ्लैजेलेट की सेल को जब हम देखते हैं, उसके डीएनए के साथ ना तो पोलीअमाइन पाया जाता है ना ही हिस्टोन। तो कहीं ना कहीं डाइनोफ्लैजेलेट की सेल को हम बीच में रख सकते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। और इस तरह की सेल को हम बोल देते हैं मीजोकैरियोटिक। मीजो का मतलब होता है बायो में बीच, बीच के टाइप का न्यूक्लियस है। तो मीजोकैरियोटिक सेल किसकी पाई जाती है, डाइनोफ्लैजेलेट ही एग्जाम्पल है। वैसे तो हम इनको यूकैरियोट में ही रख के पढ़ेंगे क्योंकि बाकी के सारे कैरेक्टर तो यूकैरियोट वाले ही हैं। न्यूक्लियर एनवलप भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीज भी हैं, बाकी डीएनए में इंट्रोन वगैरह सब यूकैरियोट के कैरेक्टर हैं। बस एक पॉइंट रह गया कि हिस्टोन नहीं पाया जाता इनमें, और पोलीअमाइन भी नहीं होता पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन के तौर पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इवोल्यूशन में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल थी, उन्हीं से आगे चल के जब यूकैरियोटिक टाइप की सेल बनी होंगी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बीच में इस तरह की सेल बनी होंगी। ये कहीं ना कहीं बीच के टाइप का न्यूक्लियस है। तो मीजोकैरियोटिक सेल हम किनकी मानते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स की। तो ये थे भाई डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के तौर पे पाए जाते हैं, कुछ ये खास कैरेक्टर उनके होते हैं। ध्यान रहे, इनके वर्टिकल फ्लैजेला भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे नहीं है। तो हेट्रोकोन्ट, हेट्रो मींस डिफरेंट, कोन्ट यहाँ पे किसके लिए है, फ्लैजेला के लिए या किसी धागे जैसे स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो फ्लैजेला के लिए, अगर दोनों फ्लैजेला सेम होते तो होमोकोन्ट बोलते उसको। तो ये कैसे होते हैं डाइनोफ्लैजेलेट, हेट्रोकोन्ट टाइप के। चलो ये हो गए। इसके अलावा हम प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट के अलावा हमने बताई थी प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इनका जिक्र जगह जगह है। तो प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में पाई जाती है। और वो कौन सी है, क्लोरेला, क्लोरेला जो है ऑफ कोर्स ग्रीन एल्गी है, एक सेल की है, यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी है। इसका स्पेस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि फ्लास्क में इनको डाल के अच्छे से कल्चर करते हैं। स्पेस सेटल में जब साइंटिस्ट जाते हैं तो उन पे लाइट गिरती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं ये, और ऑक्सीजन इमिट करती है, और इसको खा भी सकते हैं इस प्रोटीन को। तो स्पेस में साइंटिस्टों के लिए तो ये वरदान है। तो हाँ, स्पेस एल्गी के नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन स्पेस एल्गी में तो हम भाई स्पाइरुलिना को भी यूज कर सकते हैं। यस, स्पाइरुलिना को भी, लेकिन आपको पता है स्पाइरुलिना एक रियल एल्गी नहीं है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। हाँ, इसको पुराने टाइम में एल्गी मानते थे जब नहीं पता था। आज भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानी जाती है।
तो ये भी एक स्पेस एल्गी कहलाती है, लेकिन रियल आपको पता है सही एल्गी इसके कंपैरिजन में तो ये क्लोरेला। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा क्लेमाइडोमोनास, और वोलवॉक्स। वोलवॉक्स की खास बात क्या है कि वोलवॉक्स ऐसे कॉलोनी बना लेती है, ऐसे मिलके बॉल की तरह कॉलोनी बना लेती है, तो ये कॉलोनियल एल्गी है। रखते हम इसको प्रोटिस्टा में ही है, किंगडम में। और ये प्रोटिस्टन ग्रीन एल्गी हैं कुछ फेमस, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और वोलवॉक्स, जिसको हम कॉलोनियल एल्गी के तौर पे भी पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई भाई प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। उसके बाद आ जाते हैं, हमने पढ़ा था यूग्लिनोइड्स, और फिर उसके बाद हम एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यूग्लिनोइड्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो यूग्लिनोइड्स जो है, यूग्लिनोइड्स में एक बहुत फेमस एग्जांपल, एक तो हम खुद यूग्लिना ही लेते हैं, वहीं से इसका नाम रखा गया है। और ऑफ कोर्स और भी मेंबर हैं, जैसे पैरानिमा है, ये भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन यूग्लिना बहुत फेमस है। तो जो इस ग्रुप की खास बात करें हम, यूग्लिनोइड ग्रुप की, एक तो ये किसी तालाब के अंदर ही मिलेंगे, समुद्र वगैरह में नहीं पाए जाते। ध्यान देना बेटा, डायटम जो होते हैं, डायटम तो समुद्र के अंदर, मरीन वाटर में भी, और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा होता है? नदियों का, तालाबों का, ये फ्रेश वाटर कहलाता है। और समुद्र वाला ओशियन का मरीन वाटर कहलाता है। तो डायटम तो दोनों जगह मिलते हैं। हाँ, डायनोफ्लैजलेट्स की बात करें तो भाई ये मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, टिपिकली फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। यूग्लिनोइड की बात करें तो यूग्लिनोइड जो है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तालाब में, किसी नदी नाले में। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, और ठहरा हुआ पानी नदी का, नहर का तो होगा नहीं, वो तो बहता रहता है। हाँ, किसी तालाब का है, पौंड का, लेक का पानी ठहरा हुआ होता है, स्टेगनेंट वाटर। तो अक्सर यूग्लिनोइड स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर उसमें यूग्लिनोइड पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स ये जो है, इनमें यूग्लिनोइड के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो उसमें एक बड़ा फ्लैजला होता है, बहुत छोटा सा फ्लैजला होता है नाम मात्र। तो एक ही फ्लैजला काम करता है, दूसरा बहुत छोटा फ्लैजला होता है। कहने के तौर पे दो फ्लैजला है, लेकिन एक ही फ्लैजला बड़ा है, बाकी बहुत छोटा फ्लैजला मिलेगा। इसमें जो है कोई सेल वॉल नहीं मिलेगी। प्रोटीन की एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसको पेलिकल बोला जाता है। प्रोटीन की एक पतली सी झिल्ली मिलेगी, क्या बोलते हैं उसको? पेलिकल लेयर। यानी कि अगर हम यूग्लिनोइड को देखें, प्लांटों की तरह कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्लांटों की तरह पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए भी मिलता है और क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। प्लांटों की तरह मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन प्लांटों की तरह सेल वॉल नहीं है। हाँ, एनिमल की तरह फ्लैजला पाया जाता है, जो इनको मोटिलिटी देता है। तो कुछ कैरेक्टर तो इनमें प्लांटो वाले हैं और कुछ कैरेक्टर एनिमल वाले हैं। इसीलिए यूग्लिनोइड ग्रुप को हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कि ऐसा माना जाता है कि प्लांट और एनिमल दोनों को जोड़ने वाला जो लिंक है, वो यूग्लिनोइड ग्रुप को हम कह सकते हैं। क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर प्लांटों के नजर आएंगे, कुछ एनिमल के। वैसे भी हमने बताया था कि जब इनको लाइट मिलेगी तो पिगमेंट पे, जैसे इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जैसे वहां पे लाइट गिरेगी ये फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। और मान लो ये थोड़ा सा बॉटम में चले गए और शाम हो गई, लाइट नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेंगे? ये दूसरों से खाना लेना शुरू करेंगे। ये दूसरों से हेटरोट्रोफिक भी हैं और डिकम्पोजर का भी काम करते हैं, इसलिए स्टेगनेंट वाटर में नीचे जाके डिकम्पोज भी कर लेते हैं।
तो फोटो ऑटोट्रोफिक यानी कि प्रोड्यूसर भी है और डिकम्पोजर भी है। तो इनको प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर दोनों टाइप के कह सकते हैं, किनको? यूग्लिनोइड ग्रुप को। हाँ, इनमें रिजर्व मटेरियल के तौर पे एक स्पेशल क्या पाई जाती है? पैरामाइलम बॉडी। इसको पैरामाइलम बॉडी बोलते हैं, जिसमें रिजर्व मटेरियल एक स्पेशल स्टार्च जैसा ही होता है, पैरामाइलम। वो इनका रिजर्व फूड होता है। यहाँ पे इनमें पैरामाइलोन रिजर्व फूड किसमें पाया जाता है? यूग्लिनोइड ग्रुप में। फ्लैजला दो होते हैं कहने के तौर पे, लेकिन एक मेन होता है, दूसरा बहुत ही छोटा फ्लैजला होता है जो काम नहीं आता। बाकी यहाँ पे सेंसिटिविटी के लिए फ्लैजला के नीचे रेड कलर का जो है एक आई स्पॉट होता है, जो इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है। इनमें एक खास बात है कि जो, चलो ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा नहीं है, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा भी है। प्लांट वाला कैरेक्टर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और एनिमल वाले कैरेक्टर क्या है? एक तो सेल वॉल नहीं है, एनिमल की तरह फ्लैजला से मोटाइल यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं। और क्या है? इनमें एक वैक्यूल पाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये बहुत ही खास है। कैसे खास है? कि जो मीठे पानी में, फ्रेश वाटर में मिलने वाले जितने भी एनिमल है, प्लांट नहीं, एनिमल, जिनकी बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती, तो उस सेल में अक्सर फ्रेश वाटर में रहने की वजह से पानी अंदर घुसेगा, क्योंकि अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा मिलेगा सेल का, बाहर कम, क्योंकि नमक तो है ही नहीं पानी में। तो ऐसे में पानी सेल में अंदर घुसेगा, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए या ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल मोटर जैसी वैक्यूल पाई जाती है। इस तरह की वो वैक्यूल पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर मरीन वाटर में मिलते, समुद्री पानी में, फिर इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलेगी। ध्यान देना, यूग्लिनोइड्स में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, लेकिन ये क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे चल के आप प्रोटोजोआ पढ़ोगे, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, उन प्रोटोजोआ में मिलेगी जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो मरीन वाटर में मिलेंगे उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत ही नहीं। सेल में से तो पानी निकलेगा अपने आप, नमक की तरफ जाएगा, बाहर पानी, पानी के अंदर नमकीन पानी है, तो वो अपने आप पानी को खींचेगा, वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं होगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। अब चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, जितने भी आप प्रोटोजोआ पढ़ो, और वो अगर फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी। अगर फ्रेश वाटर में नहीं है तो उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी। तो ये भी यूग्लिनोइड ग्रुप में एक खास कैरेक्टर पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। और सेल वॉल नहीं, प्रोटीन की एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। चलो, ये तो हो गए भाई यूग्लिनोइड्स। उसके बाद आ जाते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा पे। और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को हमने बहुत अच्छी टर्म दी है, प्रोटोजोआ। यानी कि पहले एनिमल से रिलेट करेंगे, फर्स्ट एनिमल। देखो, एनिमल तो हमें पता है, एनिमल किंगडम में तो सब मल्टी सेलर है, लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं यहीं से आगे चल के वो बने हैं। तो ये रिलेट करते हैं अर्लीस्ट एनिमल से, ये कह सकते हैं। अब जो प्रोटोजोआ हैं, उनको लोकोमोशन के बेस पे, कि वो लोकोमोशन कैसे करते हैं, इनको क्लासिफाई किया जाता है। अब कुछ प्रोटोजोआ तो ऐसे हैं भाई, लोकोमोशन कैसे करते हैं? सूडोपोडिया से, झूठे पैर। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। पोडिया मतलब पैर। यानी कि देखो, हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की, यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की। एक सेल के ही होंगे ये भी, बस इनमें बाहर कोई सेल वॉल नहीं होगी, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। हाँ, ये आपको अच्छे से पता है, ये हेट्रोट्रोफिक होंगे, दूसरों से खाना लेंगे, तभी तो इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा बोला है। अब इनमें कुछ एक में तो लोकोमोशन हम कैसे देखेंगे? सूडोपोडिया से होता है, झूठे पैर बना के ऐसे, मान लो ये फूड है, झूठे पैर बना के उसको अंदर ले लेंगे। किस प्रोसेस से? एंडोसाइटोसिस होगी।
सूडोपोडियल मूवमेंट करके या सूडोपोडियल मेथड से ये चलते भी हैं। हम यही देखेंगे लोकोमोशन कैसे करते हैं। तो कुछ प्रोटोजोआ तो सूडोपोडिया की मदद से चलते हैं, जैसे अमीबा। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ आप देखोगे उनकी पूरी बॉडी पे ऐसे सीलिया पाए जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, सीलिया वाला कैरेक्टर जो है ये यूकरियोट के अंदर ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं सीलिया नहीं होती है, ध्यान रखना, कहीं पजल करने के लिए स्टेटमेंट मिले। प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजेला से लोकोमोशन हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह में सीलिया वहां नहीं होती। हाँ, यहाँ यूकरियोट में मिल जाती है जगह जगह। तो कुछ प्रोटोजोआ में लोकोमोशन सीलिया की मदद से होता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम पढ़ोगे, उनमें सीलिया की मदद से लोकोमोशन होता है। तो ऐसे भी प्रोटोजोआ मिलेंगे। और कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होंगे जिनमें फ्लैजेला की मदद से लोकोमोशन होता है, जैसे ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। तो इनमें क्या होगा भाई, इनमें फ्लैजेला की मदद से लोकोमोशन होता है। और कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ हैं जिनमें लोकोमोशन होता ही नहीं है, किसी सेल के अंदर स्पोर के तौर पे अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, यानी कि लोकोमोशन नहीं हो रहा है। हाँ, स्पोर बनाते हैं तो लोकोमोशन इनमें नहीं होता है, लेकिन स्पोर वगैरह बना के किसी सेल में एंटर करके ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो इस तरह से देखें तो प्रोटोजोआ हमें चार तरह के नजर आएंगे। कुछ प्रोटोजोआ सूडोपोडिया से लोकोमोशन करते हैं, कुछ सीलिया की मदद से, कुछ फ्लैजेला, और कुछ करते ही नहीं, स्पोर बना लेते हैं। तो लोकोमोशन के आधार पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किस कैरेक्टर के बेस पे किया जाता है, लोकोमोशन के बेस पे। अब सूडोपोडिया से जो लोकोमोशन करते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ को हम बोल देते हैं, इस ग्रुप को बोल देते हैं अमीबोइड, क्योंकि अमीबा इसमें मेन मेंबर है। तो ऐसे प्रोटोजोआ के ग्रुप का नाम हो गया अमीबोइड या सार्कोडीना। इसी को सार्कोडीना भी बोला जाता है। तो ये ग्रुप हो गया सार्कोडीना या अमीबोइड, जहां पे सीलिया की मदद से लोकोमोशन होता है। तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे सीलिएट्स। जहां फ्लैजेला की मदद से लोकोमोशन होता है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे फ्लैजलेट्स। और जहां पे स्पोर बनते हैं, लोकोमोशन नहीं होता है, तो इनको हम बोल देते हैं स्पोरोजोआ। तो चार ग्रुप बन गए भाई प्रोटोजोआ के, सार्कोडीना या अमीबोइड, सीलिएट्स, तो ये फर्स्ट ग्रुप बन गया, ये मान लो सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, और ये फोर्थ ग्रुप बन गया। अब इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले सार्कोडीना, तो इसमें कुछ खास एग्जाम्पल हैं भाई, हम जानते हैं अमीबा और सूडोपोडिया की मदद से ये खाना भी अंदर एंडोसाइटोसिस से लेते हैं, और इन्हीं सूडोपोडिया से ये लोकोमोशन भी करते हैं। और इनकी खास बात यह है कि अगर ये किसी मरीन वाटर में, समुद्र के पानी में होंगे, तो इसके बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर सिलिका की एक सेल बन जाती है। अगर ध्यान रहे, एनसीईआरटी की लाइन मिलेगी कि अगर मरीन वाटर में कोई सार्कोडीना या अमीबा, अमीबोइड मिलते हैं, तो उनकी मेम्ब्रेन के बाहर सिलिका की एक लेयर सी डेवलप हो जाती है, जिसको बोल देते हैं सिलिका सेल। रही बात कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की, तो समुद्र के पानी में जो होंगे उनको तो जरूरत ही नहीं है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और जो रही बात, ये सभी एनिमल हैं, फूड कौन सा रिजर्व मटेरियल मिलेगा, तो ज्यादातर ग्लाइकोजन ही मिलेगा सभी एनिमल में। और यहाँ पे
कुछ खास बातें अगर हम बात करें तो इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ मिलेगा? जो फ्रेश वाटर में अमीबा वगैरह मिलेंगे, फ्रेश वाटर वाले में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। लेकिन अगर मरीन वाटर में होगा तो उनके बाहर बल्कि सिलिका की एक कवर सा बन जाएगा, सेल सा। जैसे अंडे के ऊपर एक छिलका होता है ना, ऐसे ही सिलिका का एक छिलका सा बन जाता है। तो इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती जो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा भी पढ़ते हैं, और एक और होता है इंटे अमीबा हिस्टोलाइटिका। इंटे का मतलब अंदर, अमीबा जो है अंदर इन्फेक्शन करता है, और अंदर इन्फेक्शन करने के बाद क्या करता है, हमारे जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन है, उसके टिश्यू को, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, जैसे टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। लाइटिका का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर खिलौनों को मुंह में डालते हैं, तो कई बार कंटेमिनेटेड होते हैं खिलौने वगैरह, तो वहां से ये, या फिर कोई फिकल मैटर कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह है वहां से, या फूड के थ्रू ये इंटे अमीबा बच्चे के अंदर चला जाता है। लूज मोशन होते हैं, ब्लडी लूज मोशन होते हैं, और उनमें इंटेस्टाइन की वाल कट के आती है। क्यों? क्योंकि ये जो है इंटे अमीबा हिस्टोलाइटिका, देखो अंदर इन्फेक्शन करने वाला अमीबा है ये तो जेनेरा का, जीनस का क्या नाम हो गया? इंटे अमीबा। और इसका खास स्पेसिफिक एपिथेट क्या लिया कि खास है भाई, टिश्यू को तोड़ता है, यानी कि आंतों की लेयर को भी तोड़ देता है, तब इसलिए स्पीसीज रखी है हिस्टोलाइटिका। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था सेम ऐसी बड़ी स्टेटमेंट में, कि इस तरह से जो है ब्रेक डाउन करने वाला, जो ये आंतें टूट के आती हैं लूज मोशन के साथ, बताओ कौन सा है? कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ा था, तो ये टर्म को देख के, क्योंकि शुरुआत में ये इनिशियल लेवल पे जब एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे बच्चे, क्योंकि पहले एआईपीएमटी, वहां पे इस एनसीईआरटी से नहीं पुरानी से आता था, तो वो एक अलग मैटर था। और बाद में जब उस इनिशियल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों ने एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं टच की थी, तो उनके लिए तो मुश्किल था, लेकिन उन्होंने भी इस हिस्टो को देख के, लाइटिका को देख के वहां क्वेश्चन के साथ मैचिंग की कि ये फिट बैठ रहा है। ऐसे कई क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं बायोलॉजी में। टर्म्स पे फोकस करना है, जो टर्म्स हम बोल रहे हैं साथ साथ उनको ब्रेक करके समझ रहे हैं, वो हमें बहुत मदद करेंगे। क्योंकि अब निट वैसा नहीं है, निट में जैसे हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातों में से बातें निकलती हैं, ऐसा ही कुछ है। निट में स्टेटमेंट बन रही हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट बन रही हैं, अब उन्हीं स्टेटमेंट में कहां से क्या बन जाए, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कितने ही बना लो। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, और एक स्टोरी के तौर पे अच्छे से, ताकि उन बातों में से जो बातें निकल रही हैं उनको आप अच्छे से ठीक कर सको। ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, या मैचिंग वाले मिलेंगे, तो ये सारी बातें जो आप देखोगे, या एसर्जन रीजन के, तो उनमें ये सभी स्टोरी से कनेक्ट करके मिलेंगे। सिलेबस वही है एनसीईआरटी, लेकिन बहुत अच्छे से समझना होगा हमें। तो ये तो हो गया भाई सार्कोडीना ग्रुप। फिर आ जाते हैं सीलिएट ग्रुप की बात करते हैं। तो सीलिएट ग्रुप की एक खास बात है, पूरी बॉडी पे आपको सीलिया होते हैं, और सीलिया जो होते हैं कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं, यानी कि एक साथ, यूनिक, एक सीलिया उधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा है, एक साथ इधर उधर जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में, सिंक्रोनाइज वे में मूवमेंट करते हैं। तो लोकोमोशन में सीलिया भी मदद कर रही है। इवन इनके यहाँ पे एक कैविटी होती है जो सेल सरफेस से ओपन होती है। इनमें एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म है, और इनमें एक कैविटी होती है जो सेल के सरफेस से ओपन होती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं गलेट। ये बहुत खास बात है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सीलिएट्स में अक्सर गलेट पाई जाती है। ये तो यूग्लिनोइड में भी पाई जाती है, जो यूग्लिनोइड में यूग्लिना वगैरह है, उनमें भी इस तरह से एक कैविटी सी होती है सेल की जो सरफेस से ओपन होती है, उसको गलेट बोलते हैं। और यहाँ गलेट के सरफेस पे भी बहुत सारी सीलियां पाई जाती हैं, और ये सीलियां क्या करती हैं, खाने को अंदर लेने में और बाहर फेंकने के लिए, जैसे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट वगैरह जो है उसको फेंकने के लिए काम भी करती हैं। तो सीलिया की मदद से ऐसा होता है। इनकी सीलिएट की एक खास कैरेक्टर देखा गया है, जो अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बनता है, कि अक्सर सीलिएट जो है
या तो दो न्यूक्लियस वाले होंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस होगा और एक छोटा, या तो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। अब ये अक्सर क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि प्रोटोजोआ में ऐसे कौन से प्रोटोजोआ हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलते हैं, जनरली किस ग्रुप में मिलते हैं, या फिर बाई न्यूक्लिएटेड मिलते हैं, तो वो सीलिएट ग्रुप है जिनमें ये करेक्टर देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे तो इनमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जरूर होगी, और क्योंकि हमारे स्लीपर की तरह दिखते हैं ये, तो पैरामीशियम को स्लीपर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, सीलिएट ग्रुप में आ जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप फ्लैजलेट्स का। तो फ्लैजलेट्स में यहाँ पे ये फ्लैजला से लोकोमोशन करते हैं। ज्यादातर हमें बीमारियां करने वाला प्रोटोजोआ जो है, देखो ये सब प्रोटोजोआ है, इनमें ज्यादातर हमें बीमारियां कौन से प्रोटोजोआ के ग्रुप से होती हैं, फ्लैजलेट ग्रुप से। ऐसी बात नहीं कि सीलिएट में नहीं है कोई बीमारी करने वाला, या फिर जो है सार्कोडीना में या फिर स्पोर, इनमें भी है डिजीज काज करने वाले प्रोटोजोआ हैं, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा डिजीज काज करने वाले प्रोटोजोआ इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फ्लैजलेट ग्रुप से। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है किसी स्टेटमेंट में, ध्यान देना है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एग्जाम्पल लिया है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ये सीसी फ्लाई से, इसका वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई, और ये एक फ्लैजलेट है जो स्लीपिंग सिकनेस करता है। ध्यान रहिए हमारी जो कंट्री में नहीं पाई जाती, ये अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरह का जो है फ्लैजलेट जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये पाया जाता है। उस तरह की बीमारी यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस फ्लैजलेट है, और सीसी फ्लाई जिसको साइंटिफिकली जेनेरा जिनस क्या है, फ्लियोबोटोमस, तो उससे ये स्प्रेड होता है, और सबसे ज्यादा बीमारी करने वाला ग्रुप भी क्या है, फ्लैजलेट्स ही माना जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ में कोई लोकोमोशन के लिए सीलिया फ्लैजला जैसा या सूडोपोडिया जैसा कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है, ये स्पोर बनाते हैं, इनमें कोई ऐसा लोकोमोशन नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स कैरेक्टर तो वही देखा जाएगा, लोकोमोशन कैसे हो रहा है उसी के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। तो इस ग्रुप को हम बोल देते हैं स्पोरोजोआ, और स्पोरोजोआ में हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो है वो आप जानते हो, अब ये नाम तो थोड़ा सा गलत रखा गया, क्योंकि इसको जब देखा गया था माइक्रोस्कोप में आरबीसी के अंदर ऐसे टुकड़े से नजर आए थे, यानी कि प्लाज्मा के, प्लाज्मा प्लस ओडियम, ओडियम का मतलब यहाँ टुकड़ों से है, तो यहाँ से नाम रख दिया प्लाज्मोडियम। और हमें आगे चल के इसमें कंफ्यूजन भी मिलेगा कि जो हम स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे आगे चल के प्रोटिस्टा में ही, फंगी लाइक प्रोटिस्टा, उनमें भी प्लाज्मोडियम स्टेज पाई जाती है, और वो परफेक्ट टर्म यूज की गई है वहां पे। यहाँ पे तो नाम रखने में गलती हो गई, लेकिन ये फेमस इतना हो गया अब इसको चेंज भी नहीं कर सकते। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पोरोजोआ में हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की भी कई स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम तो जीनस में रख दिया, स्पीसीज में वाइवेक्स भी होता है, फाल्सीपुरम भी होता है, ओवेल भी होता है, और एक स्पीसीज मलेरियाई भी होती है। इनमें सबसे खतरनाक है फाल्सीपुरम। ये कई बार क्वेश्चन मिल जाता है कि जो मलिग्नेंट टाइप का खतरनाक मलेरिया कौन सी स्पीसीज करती है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम करती है। जो ज्यादातर हमारी नॉर्मल मलेरिया करने वाली स्पीसीज कौन सी हैं, ओवेल या वाइवेक्स टाइप की होती हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक मलिग्नेंट मलेरिया फाल्सीपुरम से होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये है भाई स्पोरोजोआ ग्रुप। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ को, किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, लोकोमोशन के बेस पे। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोटिस्टा में
प्लांट लाइक प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं, यूग्लिनोइड ग्रुप को पढ़ चुके हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ को पढ़ लिया है। अब बच गए भाई फंगी लाइक प्रोटिस्टा यानी कि स्लाइम मोल्ड। तो इनमें कुछ हल्की फुल्की बातें आपको जाननी है। तो एक तो इनका खास कैरेक्टर है सेप्रोट्रोफिक होते हैं, तभी तो फंगी लाइक बोला है इनको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे इनमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी मिलती है प्रोटिस्टा में, तभी तो फंगी लाइक बोला है इनको। इनमें खास बात यह है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो एक सेल के ही होते हैं और ये डेड डिकेइंग मटेरियल पे मिलेंगे क्योंकि सेप्रोट्रोफिक है। अपने एंजाइम अपना जूस डेड डिकेइंग मटेरियल पे, जैसे गले सड़े पत्ते हैं, प्लांट के पार्ट्स वगैरह हैं या कोई एनिमल की डेड पार्ट्स हैं, उन पे ये स्प्रे करेंगे, उनको ब्रेक करके एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और फिर इस तरह से ये क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन आने पे ये इस तरह से डेड डिकेइंग मटेरियल पे ये फैलते चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एरिया पे कवर कर लेंगे डेड डिकेइंग मटेरियल पे, काफी फिट एरिया तक ये कवर कर लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये सही है, तो प्लाज्मोडियम वर्ड यहाँ पे सही यूज किया गया है क्योंकि ऐसा ही लग रहा है प्लाज्मा के टुकड़े से ही है। तो फेवरेबल कंडीशन में ध्यान रहे, स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। जब इनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा खाना मिलेगा, डेड डिकेइंग मटेरियल, वहां पे ये फैलते चले जाएंगे और कई फीट एरिया तक ये फैल जाते हैं। है तो एक ही सेल, ऑफ कोर्स ये एक ही सेल के हैं, लेकिन इस तरह से प्लाज्मा के टुकड़े से बनते चले जाएंगे और ये फैलते चले जाएंगे और इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन पे इन्हीं प्लाज्मोडियम पे क्या हो जाएगा, कुछ फ्रूटिंग बॉडी अपीयर होती है इनकी टिप पे, इसी प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर की टिप पे कुछ फ्रूटिंग बॉडी अपीयर होती, और जो ये फ्रूटिंग बॉडी है, इन्हीं फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बनते हैं। ध्यान रहे अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता, फेवरेबल होगा तब तक तो प्लाज्मोडियम फैलता चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंट इधर उधर का एडवर्स कंडीशन आई तो ऐसी कंडीशन आते ही इनके सरफेस पे फ्रूटिंग बॉडी अपीयर हो जाती है और इनमें क्या बन जाते हैं, स्पोर। और खास बात क्या है, स्लाइम मोल्ड के स्पोर जो हैं, इन स्पोर के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, ये खास बात है। अब आपने देखा स्लाइम मोल्ड जो है इनमें तो कहीं पे भी सेल वॉल नहीं है, लेकिन इनके स्पोर के बाहर सेलुलोज की, बिल्कुल ट्रू सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। एक तो ये खास बात है, बाकी और कहीं सेल वॉल और किसी स्टेज पे नहीं मिलेगी सेल वॉल, स्पोर पे मिलेगी। और स्पोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने वाले, और एयर करंट से हवा में उड़ के ये फैलते हैं, यहां से एयर करंट से इधर उधर जहां पे भी डेड डिकेइंग मटेरियल पे गिरेंगे, फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करके फिर ऐसे ही प्लाज्मोडियम बना देते हैं। और फिर अनफेवरेबल कंडीशन आने पे प्लाज्मोडियम के सरफेस पे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उनमें स्पोर बनेंगे। स्पोर की खास बात है कि सेल वॉल पाई जाती है सेलुलोज की, और एयर करंट से वो स्प्रेड होते रहते हैं। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोट्रोफिक टाइप का होता है। ये बिल्कुल फंगी है, एक तरह से फंगी जैसे हैं लेकिन यूनिसेलुलर हैं, तो इनको हम फंगी की कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ फंगी लाइक प्रोटिस्टा में जरूर रख लेते हैं। ध्यान रहे इनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं है कहीं पे भी, ये कई फीट तक फैल जाते हैं, प्लाज्मा के टुकड़े से होते हैं,
ये दो तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियल और नॉन प्लाज्मोडियल टाइप के, यानी कि सेलुलर टाइप के और जो है नॉन सेलुलर टाइप के। यानी कि एक तो ऐसा दिखेगा बहुत सारी सेल मिलके कर रही हैं, एक ऐसे प्लाज्मा के टुकड़े से नजर आते हैं। और इनमें एग्जाम्पल भी है, जैसे फाइजेरम बहुत फेमस एग्जाम्पल है। किसमें? स्लाइम मोड्स में। हाँ, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं स्लाइम मोड्स में आगे चल के इवोल्यूशन से मल्टी सेलरिटी आई है, तभी जाके आगे चल के फंगी किंगडम की शुरुआत हुई है। तो ये कह सकते हैं कि यहीं से एक तरह से शूडो फंगी, कि यहां से ही आगे चल के फंगी बनी है, ये कह सकते हैं हम इनको। तो ये है भाई स्लाइम मोड, और इस तरह से हमने प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे फंगी किंगडम।